नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल और आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन में एक ऐसी समस्या को लेकर जो है तो आम, लेकिन हर कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। या तो वो हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं या कई बार बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं, ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं जो लोग या तो ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनसे वो ज़्यादा फैमिलियर हो, या अगर महिलाएं हैं तो वो महिलाओं से ही बात करने की कोशिश करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज सॉल्यूशन में। डॉक्टर शिखा वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर जनरल सर्जन हैं, हमारे साथ बैठी हुई हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। और डॉक्टर शिखा जो है हमारे साथ आज चर्चा करेंगी गुदा से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर, यानी कि इसमें आप पाइल्स को भी लेकर शामिल कर सकते हैं, बवासीर को लेकर शामिल कर सकते हैं, और इससे जुड़ी हुई और भी जो समस्याएं हैं उनको भी लेकर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगी मैम कि जिस तरह से हम देखते हैं कि आप जीवन बदल रहा है, लोग पहले सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों पर ही डिपेंडेंट रहते थे, हम घर के खाने को ही ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, हम जो भी चीजें करते थे उसमें कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति जुड़ी हुई होती थी। लेकिन आज जीवन शैली लोगों की बदल रही है और उन बदलाव की वजह से कई ऐसी बीमारियां हैं जो शरीर में पनप जाती हैं। कई बार कुछ बीमारियों को लेकर हम बात करते हैं जो नॉर्मल होती हैं, लेकिन कई बार जो हमारे शारीरिक अंगों से जुड़ी हुई बीमारी होती है, गुप्तांगों से जुड़ी हुई बीमारी होती है, उनको लेकर हम बात नहीं करना चाहते। और ऐसी ही समस्याओं की आप एक्सपर्ट हैं, तो बताइए मैम, किस तरह से इन बीमारियों को लेकर समझा जाए, बात की जाए। सबसे पहले तो उन पेशेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी जो आज बात ही नहीं करते, वो समस्या को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि मतलब कहते हैं ना कि किसी भी तकलीफ का अंत वहां तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन बात नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले आप इसके बारे में भी बताएं और हमारे व्यूअर्स को क्या आप कहना चाहेंगी इन बीमारियों के बारे में, वो भी बताएं। जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि एक तो ये टॉपिक जो है वो बहुत वास्ट टॉपिक है। एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स काफी कॉमन भी हैं, इसके साथ ही काफी कॉमन होने के साथ साथ पेशेंट जो है, मरीज जो है, वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, वो झिझकते हैं अपनी बात करने से। अगर मेल पेशेंट है तो वो फिर भी सर्जन्स के पास जा सकते हैं, पर फीमेल पेशेंट्स तो घर में आसपास के लोगों से बात करके ही उसको सॉल्व करना चाहती हैं। और फिर होता यह है कि जब वो हमारे पास आते हैं तब तक वो बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि फिर उसका इलाज जरूरी हो जाता है, यानी फिर केस बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। आमतौर पे जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं पाइल्स की या एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स, इनको अपन चार मेन जो है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। पाइल्स यानी कि हेमोरॉइड्स या बवासीर, दूसरा होता है फिशर जो कि एक तरीके से कट होता है वो, तीसरा होता है भगंदर या फिस्टुला, एनल फिस्टुला जिसको बोलते हैं, और एक होता है एनल एप्सिस, फोड़ा जो हो जाता है। ये चार समस्या होती है, पर एक लेमैन के लिए, आम आदमी के लिए सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाइल्स ही होती है। हमारे पास वो जब भी आता है वो बोलता है पाइल्स हो गए हमको, जबकि वो अलग अलग चीजें हैं। पाइल्स जो है उसमें एक पेशेंट के पास जो कंप्लेन होती है मेनली वो ब्लीडिंग की होती है, और कई बार ये ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि पेशेंट को एनीमिया डेवलप हो जाता है। कई बार पेशेंट का हीमोग्लोबिन 3-4 ग्राम तक आ जाता है, तब तक वो घर पे उसका घरेलू इलाज करते रहते हैं। दूसरा होता है फिशर। फिशर में मोशन पास करते समय, स्टूल पास करते समय या लैट्रिन जाते समय अगर कड़ी लैट्रिन होती है या ज्यादा जोर लगा दिया जाए तो फिर वो हिस्सा थोड़ा सा कट जाता है और वो फिर काफी पेनफुल होता है। तो पेनफुल डेफिकेशन है, पेनफुल अगर स्टूल पास करने में काफी पेन हो रहा है तो फिशर की समस्या हो सकती है। फिर जो मैंने एक बोला फिशुला, फिशुला में क्या होता है कि पेशेंट को एक फोड़ा होता है एनल कैनाल, एनल स्फिंक्टर के आसपास, मतलब गुदा द्वार के आसपास एक फोड़ा हो जाता है, और वो फोड़ा जो है वो कई बार अपने आप फूट जाता है, फिर वो आराम पड़ जाएगा पेशेंट को उसके बाद में, और उसके बाद वापस से वो भरना चालू होगा, फिर थोड़े दिन बाद वो फूट जाएगा। और एक एनल एप्सिस होता है, वो सादा फोड़ा होता है, उसमें आप तुरंत चीरा लग जाए अगर या तुरंत इलाज हो जाए तो बार बार नहीं होता, पर फिस्टुला जो है वो बार बार होता है, उसी जगह पे बार बार होता है। तो ये जो है कॉमन प्रॉब्लम्स है। फिशर पाइल्स जो है, बवासीर जो है, उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में पेशेंट को पेनलेस ब्लीडिंग होगी, पेन नहीं होगा, बस ब्लीडिंग होगी। दूसरे में वो कंप्लेन करेगा कि थोड़ा सा कुछ मसा जैसा बाहर आता है, पर वो अपने आप अंदर चला जाता है। थर्ड स्टेज में वो मसा बाहर तो आता है पर वो अपने आप अंदर नहीं जाना पड़ता, वो बताते हैं पेशेंट्स कि हमको उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है, तब वो अंदर जा पाता है। और चौथी स्टेज में वो बाहर ही रहता है, अंदर जा ही नहीं सकता वो, और ये भी कई बार फिर पेनफुल स्टेज हो जाती है। जब पाइल्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो पेनफुल हो जाते हैं। तो देखिए दर्शकों, आज जिस समस्या को लेकर हम बात कर रहे हैं वो है तो बहुत कॉमन,
क्योंकि जिस तरह की दिनचर्या और जिस तरह की खान पान को लेकर अब हम आगे बढ़ चुके हैं, ये समस्याएं आम हो चली हैं अब। लेकिन इसको लेकर कई बार आप बात नहीं करते, खासतौर पर महिलाएं बात नहीं करती, और हम ग्रामीण अंचलों में चले जाएं तो लोग घरेलू इलाज को ही सब कुछ मान लेते हैं। और जब ज्यादा समस्या बढ़ जाती है, यानी स्टेज जब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तब आप किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तब डॉक्टर भी संभालते बहुत हद तक हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको ही उन परेशानियों का ज्यादा सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी भी बीमारी को आप जल्दी ही डिटेक्ट कर लेते हैं, उसका इलाज शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जल्दी भी ठीक हो जाती है। लेकिन ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है तो आपको और भी तकलीफ होती है, और फिर वो इलाज भी लंबा ही चलता है। और देखिए, अब नंबर भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देने लगे हैं, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी समस्या हमारे ग्रामीण अंचलों में रहने वाले भाई बंधु, उन्हें भी अगर लगता है कि वो अगर किसी डॉक्टर से नहीं कंसल्ट करना चाहते, तो फोन पर आप बात कर सकते हैं। यहाँ किसी तरह का अपॉइंटमेंट आपको नहीं लेना पड़ता है। ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है। डॉक्टर शिखा वर्मा, जो कि सीनियर जनरल सर्जन है, हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बैठी हुई हैं। आपको फोन करना चाहिए। इस तरह की कोई भी समस्या आपको लगता है कि आप शौच के लिए जाते हैं और आप सही महसूस नहीं करते हैं, आपको कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो आप जरूर इसको लेकर बात करें। ये कोई आम समस्या नहीं है, और इसे जल्दी ही ठीक कर लिया जाए तो आप बहुत ठीक भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर इसमें आप ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो आपके शरीर का खून, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो आगे और भी ज्यादा बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाती हैं। मैं अगर बढ़ती हूँ मैम, आपने जिस तरह के बताया कि ये जो तमाम चीजें हैं, ये किस तरह से आप महसूस करते हैं और आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं जाकर, जब आप इस तरह की परेशानियों को फेस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इस बीमारी को समझने की कोशिश करें, हमें नहीं पता कि हमें इस तरह से समझना चाहिए कि आपने बताया कि कोई फोड़ा है या कोई ज्यादा आपको पेन हो रहा है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि गर्मी का मौसम है, कुछ लोगों की सोच ऐसी भी है। तो क्या लक्षण है इनके, किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि हमें बवासीर हुआ है, पाइल्स हुआ है, या जो 3 स्टेजेस की हमने बात की, ये कैसे लक्षण होते हैं इन तमाम चीजों के? हाँ, पहला लक्षण तो अधिकतर जो होता है बवासीर में या पाइल्स में, कि उसमें ब्लीडिंग होती है पेशेंट को। मोशन के लिए जब वो जाता है तो पॉट में, पैन में काफी सारी ब्लीडिंग बूंद बूंद करके टपकता है, कई बार इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और पेन बिल्कुल नहीं होता है। शुरुआती स्टेजेस जो बाइल्स की, उसमें पेन नहीं होता है जी। उसके बाद अगर फिशर को देखा जाए तो फिशर के लिए पेशेंट जो प्रेजेंट करता है या जो कंप्लेंट लेके हमारे पास आता है, उसको ये कंप्लेंट रहती है कि सुबह जब मोशन के लिए गए तो उस टाइम इतना तेज दर्द होता है कि चीखें निकल जाती हैं, और काफी देर तक वो दर्द बना रहता है, वो चलने फिरने लायक नहीं होता, कहीं बैठ नहीं सकते उस टाइम पे वो लोग। तो ये फिशर होता है। फिशर में भी कभी कभी ब्लीडिंग होती है, पर वो ब्लीडिंग जो होती है वो मोशन के ऊपर एक पतली सी लाइन के जैसे दिखती है उसको। आमतौर पे फिशर में ब्लीडिंग नहीं होती, पर कभी कभी शुरुआत में होती है। तो ये फिशर के लक्षण है। और जो फिस्टुला है, भगंदर जिसको बोलते हैं, उसमें मोशन के समय भी और ऐसे भी कभी भी कपड़े गंदे हो जाते हैं, पस आ जाता है या पानी आ रहा है, ये पेशेंट बताता है। तो ये आमतौर से लक्षण होते हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत उस समय अपने को जाके। यानी इसके अलावा शरीर में और कोई आपको, जैसे कई डिसीज में होता है कि आपको चक्कर आते हैं, घबराहट होता है, या कोई प्रॉब्लम फील होती है, ऐसा कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। पर हाँ, अगर पाइल्स में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है तो फिर चक्कर आना, और जो एनीमिया के सारे सिम्टम्स हैं, चक्कर आना, थकान लगना, सांस फूलना, ये सब भी हो सकता है उसके साथ में। और कई बार डिसेंट्री वाले लक्षण भी मिल सकते हैं, बार बार मोशन हो रहा है, उसके कारण भी ऐसा हो जाता है। बिल्कुल। तो कई सारी ऐसी समस्याएं हैं इन चीजों से भी जुड़ी हुई। इसे आप बिल्कुल नॉर्मली या फिर आप यूं ही जाने देने वाली समस्या ना समझिए। इसे कहते हैं ना देसी भाषा में कि हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये जब विकराल होती हैं तो आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उठने बैठने में, आपको चलने फिरने में, इनफैक्ट आपका पूरा कंसंट्रेशन उस जगह पर हो जाता है, वो कोई काम ही नहीं कर पाते हैं उस टाइम, फिर तो बैठ नहीं पाते। जैसे क्लिनिक में भी आएंगे, हॉस्पिटल में आएंगे, तो वो खड़े खड़े बात करना चाहते हैं, बैठ नहीं सकते वो लोग, इतनी तकलीफ हो जाती है, पेन होता है। बिल्कुल। मैं अब इन चीजों से बचने के उपाय आपसे समझना चाहूंगी, या फिर कोई डाइट में चेंज करना। अगर चलिए किसी ने महसूस किया भी है कि उसे शुरुआती लक्षण हैं, तो उसे किस तरह से अपनी चीजों को बचाव करना चाहिए, या कोई ऐसी मेडिसिन हैं या कोई ऐसे उपाय कि खान पान में बदलाव करके हम कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। हालांकि बगैर डॉक्टर के तो किसी मेडिसिन का नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम खान पान में अगर कोशिश करें चेंजेस करके, खाने पीने की जो हैबिट्स हैं वो उस पर ध्यान देना चाहिए। फाइबर वाली चीजें, रेशेदार चीजें लेना चाहिए, पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए। फिर उसके साथ में होता है कि जो आटा, अपन रोटी बनाने के लिए जो आटा घर में इस्तेमाल होता है, वो चोकर वाले आटे की रोटी इस्तेमाल करना चाहिए, छानना नहीं चाहिए आटे को।
फिर और भी सारी जितनी भी रेशेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, वो सलाद की मात्रा ये सब बढ़ा देनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, वॉक है या कुछ भी है। सेडेंटरी एकदम लाइफस्टाइल है तो फिर वो बावल मूवमेंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और फिर वो कॉन्स्टिपेशन डेवलप करते हैं, जो कि एक मुख्य कारण है इन सब बीमारियों के होने का। बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अगर ऐसा कुछ लगता है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर खाने पीने में बदपरहेजी हुई है तो तुरंत जाके बात करनी चाहिए किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से या सर्जन से कि भाई क्या इसके लिए किया जा सकता है। अगर कब्ज है तो, क्योंकि कब्ज है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है और महिलाओं में यूजुअली डिलीवरी के बाद में भले ही वो सिजेरियन डिलीवरी हो, तो सिजेरियन डिलीवरी में क्या होता है कि बहुत समय, लंबे समय तक बेड रिडन रहती है पेशेंट, आमतौर पर जल्दी नहीं चलते हैं, फिर उसके कारण कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाता है। और जब वो मोशन पास करती है, वो हार्ड मोशन पास करते हैं, उसके बाद में फिर वो जो कट हो जाता है वो फिशर काफी पेनफुल होता है। उस समय भी काफी ध्यान रखना चाहिए डाइट का और सब चीजों का। कम, उस टाइम पानी भी कम होता है, खाना भी घर वाले कई बार बोलते हैं कि अभी डिलीवरी हुई है, ये मत खाओ, ये मत खाओ, पर खाने में जो भी नहीं खाए वो ठीक है, पर हरी पत्तेदार सब्जियां और छिलके वाली दालें और चोकर वाले आटे की रोटी या दलिया, खिचड़ी, इस टाइप की चीजें ज्यादा मात्रा में, दही है, ये सब लेना चाहिए। बिल्कुल, तो ये खास तौर पर मैडम ने जो है प्रेग्नेंट विमेन जो हैं, अब जो जिनकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद उन्हें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ताकि इस समस्या से आप दूर ही रहें। उन्होंने बताया कि किस तरह से आपकी अगर डिलीवरी हो जाती है तो हम देखते हैं सी सेक्शन जब होते हैं तो आपको काफी प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं, खाने पीने में भी। 3 डेज तो आई थिंक बेड पर ही रहना आपको पड़ता है। एक दिन का भी है, पर वो रहते हैं, वो चलते ही नहीं, घर में अलाउ ही नहीं किया जाता कि ज्यादा चले। और हमारे सनातन धर्म में तो परंपरा ही है कि 30 से 40 दिन आपको एक कमरे में ही रखा जाता है, तो वहां पर आप कितना घूमेंगे, कितना चलेंगे। तो इन तमाम चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर खास तौर पर आप गर्भवती महिला हैं और आप डिलीवरी करने वाली हैं, आप कुछ ही दिनों में आपकी डेट्स हैं, तो जरूर आप इस चीजों का ध्यान रखिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ अगले प्रश्न की ओर। देखिए, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो दौर है बहुत ही डिफरेंट हो चुका है। हम फास्ट लाइफस्टाइल में आ गए हैं, हम चलते फिरते खाना खा लेते हैं। इस तरह का रूटीन भी हम देखते हैं मेट्रो सिटीज में भी कि खाते पीते चलते चलते सब कुछ हो जाता है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं आज की जनरेशन मैम जो है फास्ट फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट है। उनको खाना नहीं खाना, उनको एक पिज्जा मंगवा दीजिए, पिज्जा वो कंप्लीट खा लेंगे, उनका पेट भर जाएगा, खाना खत्म। लेकिन उसके बाद के जो चीजें होंगी उनके साथ, जो परेशानियां होंगी, उससे बिल्कुल अनजान है और उनमें कहीं ना कहीं गुदा से जुड़ी हुई बीमारियां भी होती हैं। तो उनको आप क्या समझाना चाहेंगे ऐसे हमारे यंगस्टर्स को जो इन दिनों एक नए लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये लाइफस्टाइल उन पर कितना भारी पड़ने वाला है? नहीं, ये सारी चीजें फास्ट फूड जो भी है, पिज्जा है, बर्गर है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो मैदा से बनी चीजें जितनी भी है, या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, ये सब अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल उनको कभी कभी खा लिया वो बात अलग है, पर आजकल जो ट्रेंड बन गया है कि रोज ही मंगाना है, आप इधर से ऑर्डर कर दो, उधर से ऑर्डर कर दो, बस और आ गया या आप जाके खा लो, तो ये बिल्कुल गलत आदत है। और इसके कारण ये जो पेट की परेशानियां, डाइजेशन संबंधी परेशानियां हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी यही परेशानी है कि कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उनको मोशन ही ठीक से नहीं होता है, 2-2, 3-3 दिन तक नहीं जा रहे हैं, फिर उसके बाद जब जाएंगे तो फिर वो हार्ड मोशन होगा और फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बच्चों तक को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये थोड़ा सा सेगमेंट को हम लेकर हम बात करें अगर बच्चों को ही लेकर, तो हम देख रहे हैं कि इन दिनों बच्चों को लेकर या तो बिल्कुल ही महिलाएं, माताएं जो हैं वो ध्यान नहीं रखती हैं, तो कुछ ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर देती हैं। वो हर तरह का उनको खाना देती हैं, उसमें आप बहुत सारे बादाम इंक्लूड कर देती हैं, उसमें आप बहुत सारे एग्स इंक्लूड कर देती हैं, यानी ओवर डाइट की तरफ आप अपने बच्चे को ले जा रहे हैं, जिसके बाद ओबेसिटी भी बच्चे में हो जाती है और जो इस तरह की बीमारियां हैं, गुदा से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, या हम इसे एनोरेक्टल डिसीज भी हम इनको कहें, डिसऑर्डर्स कहें, तो ये भी सारी चीजें घर करती हैं। तो उन माताओं को, उन माओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो अपने बच्चों को का ध्यान तो रखना चाहती हैं, लेकिन वो ज्यादा ध्यान रख लेती है, इसलिए बच्चे भी और भी परेशान हो जाते हैं? नहीं, ज्यादा ध्यान तो ठीक है, पर जो हेल्दी फूड है, जिसको हेल्दी फूड कहा जाता है, जो घर का बना हुआ खाना है और सादा खाना है, वो ही देना चाहिए बच्चों को। पौष्टिक खाना आप दीजिए, वो सही बात है कि बादाम भी दे दिए, पर सब कुछ एक नियंत्रित मात्रा में होना चाहिए और इन सब के साथ बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बच्चे की, तो आप कुछ भी खिलाएंगे तो वो जाके ओबेसिटी या मोटापे में ही कन्वर्ट होना है। तो
फिजिकल एक्टिविटी के साथ में हेल्दी डाइट अगर होगी तो फिर काफी सारी प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता है। बिल्कुल, तो काफ़ी सारी समस्याओं से आप तब बच सकते हैं तब जब आप फिर आप किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, अगर आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, आप किसी भी एज में हैं, आप बच्चों को अगर आप ध्यान रख रहे हैं, आप माताएं हैं, तो इन तमाम चीज़ों का आपको फिजिकल फिटनेस का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब सभी चीज़ें हमने मशीनों के ऊपर छोड़ दी हैं, हमारा चलना हो, हमारा उठना हो, हमारा बैठना हो, बनाना हो, खाना बनाना। अब तो हम देख रहे हैं मैम कि जिस तरह से आटा गूंदने का भी एक प्रोसेस होता था, जब महिलाएं जो है पूरा प्रेशर लगा के जमीन पर बैठकर आटे को गूंदती थी, लेकिन अब जो मशीनें आ गई हैं उन्होंने उनका बैठना भी बंद करा दिया है। तो और वेस्टर्न जो टॉयलेट्स हैं उन्होंने तो और ज्यादा उनको परेशान कर दिया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चे ही नहीं बैठ पाते इंडियन टॉयलेट्स में, तो बच्चे बैठ ही नहीं पाते, समस्याएं होने लगी, घुटने के दर्द की समस्याएं होने लगी हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल जो चेंजेस हम देख रहे हैं, ये बहुत ही आने वाले समय में घातक ना हो जाए, हानिकारक ना हो जाए। और जैसे कि हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि बच्चों में जो ओबेसिटी होगी अगर, तो उसमें किस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने इंडियन कल्चर को भूल रहे हैं। जो चीजें हमें रूटीन में रखनी चाहिए हमेशा के लिए, वो हम दूर करते जा रहे हैं और हम सारी चीजें मशीन्स पर, टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट हो गए हैं। एक और सवाल मैं जो आपसे करना चाहती थी कि हम जब बीमारियों को लेकर बात कर रहे हैं, एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स को लेकर बात कर रहे हैं, तो ये हम अलग अलग वर्ग में देखें, हम महिलाओं में देखें, पुरुष में देखें, तो ये क्या जो समस्याएं हैं ये डिफरेंट तरह का अफेक्ट करती हैं या फिर किसी और तरह से समझना चाहिए इसे? मतलब ये दोनों अगर हम फीमेल और मेल्स में डिवाइड करते हैं इनको, तो इनमें आप क्या चेंजेस देखती हैं? क्या वही समस्याएं आपको मेल्स में भी दिखती हैं, फीमेल्स में भी दिखती हैं, जब हम गुदा से जुड़ी बीमारियों को अगर लेकर ट्रीटमेंट करने की बात कर रहे हैं तो? हाँ, दोनों में समस्याएं और लक्षण तो सेम ही होते हैं, मतलब एक जैसे ही होते हैं, पर फर्क ये होता है कि जहाँ पे महिलाएं, पुरुष तो जल्दी बता देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स और जल्दी उसको सॉल्व कर लेते हैं, पर महिलाएं घर की परेशानियां या झिझक के कारण उसको बताने में ही शर्माती हैं, नहीं बोलती हैं। तो कई बार महिलाएं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाने के बाद आती हैं, तो कई महिलाओं में परेशानी थोड़ी ज्यादा उसमें देखी जाती है। वैसे भी महिलाओं में प्रेगनेंसी, डिलीवरी और इन सब के कारण थोड़ा सा रेशो ज्यादा है कि महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा कॉमन है, पर और आती भी लेट है, तो बीमारी की सीवियरिटी भी उनमें बढ़ जाती है। बिल्कुल, लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो विमेंस भी हैं, महिलाएं भी हैं, वो जागरूक हो चली हैं। अगर हम सिर्फ हम उन महिलाओं की बात करें जो सारा समय अपने परिवार को देती है, अपने बच्चों को देती है और अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं, तो अब जनरेशन बदल गई है, अब समय बदल गया है। जितना ध्यान आपको अपने परिवार का रखना है, उतना ही ध्यान आपको अपने हेल्थ का भी रखना है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप परिवार का ध्यान रख पाएंगी। इस चीज़ का बेहद हद तक हमारे ग्रामीण अंचलों में खासतौर पर रहने वाली जो बहनें हैं, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, ताकि वो भी खुश रहें, स्वस्थ रहें। और घर का माहौल जब खुश रखना हो, तो महिलाओं को सबसे जरूरी होता है कि वो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो पूरा परिवार मुस्कुराता है। अब इन चीज़ों को लेकर हम बात करें कि जो एट लास्ट आप जिस ट्रीटमेंट को करती हैं, या हम सर्जरी की बात करें या मेडिसिन की बात करें, तो इन चीज़ों का ट्रीटमेंट आप कहाँ तक देखती हैं कि अब इस हद तक हो गया, अब तो सर्जरी ही पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता? देखिए क्या होता है कि जैसे पाइल्स है या बवासीर है, अगर ये शुरुआती स्टेज में सिर्फ ब्लीडिंग है या फिर फर्स्ट स्टेज में है, तो कई बार इनका मेडिसिन से इलाज संभव है। पर अगर ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अंदर जा ही नहीं रहा है, मसे बाहर आ चुके हैं, वो अंदर नहीं जा रहे हैं, या फिर उसमें ब्लीडिंग इतनी ज्यादा है कि पेशेंट को उसके कारण एनीमिया डेवलप हो रहा है, 3 से 4 ग्राम हीमोग्लोबिन होने के बाद तो फिर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ता है और इमरजेंसी में ऑपरेशन भी करना पड़ता है, और फिर वो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट सर्जिकल ही होता है। सर्जरी में भी आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट है, अलग अलग, तो कन्वेंशनल हेमोरॉइडेक्टमी भी होती है और बाकी दूसरे जो है MIPH है, लेजर है, ये सब है, इन सब से किया जा सकता है। फिशर में भी अब आते हैं, दूसरी चीज है फिशर में भी अगर पेनफुल है और बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो कुछ कंडीशंस में ये दवाओं से भी ठीक हो जाता है। पर अगर ये बार बार हो रहा है, पेशेंट को बार बार हर थोड़े दिन में यही परेशानी हो रही है, कब्ज की शिकायत बनी हुई है, तो फिर इसके लिए ऑपरेशन जरूरी हो जाता है। तीसरी और चौथी चीज एनल एब्सेस या फोड़े जो होते हैं, या फिर भगंदर या फिस्टुला, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है। इसमें सर्जरी ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, मतलब सर्जरी ही करना है। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से कैसे भी ठीक नहीं हो सकता है।
बिल्कुल। तो ये आप ट्रीटमेंट देने से पहले या कुछ भी सजेस्ट करने से पहले आप चेक करते होंगे पेशेंट को कि उसकी स्टेज क्या है। उसके बाद ही आप एडवाइस करते होंगे कि आप सर्जरी के लिए जाना चाह रहे हैं या फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से ही उसको ठीक कर पाएंगे। कई बार पेशेंट का फोन आता है कि मुझे ये पाइल्स की प्रॉब्लम है, इसमें आप ऑपरेशन करेंगे, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, तो उनको यही बोलना पड़ता है कि नहीं, आप पहले आके दिखाइए किस स्टेज पे है आपकी बीमारी, क्या है, क्या कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके आधार पे आपको फिर बताया जाएगा कि भाई ऑपरेशन जरूरी है या फिर अपन मेडिकल या मेडिसिन से भी इसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसी समस्या है जिसको लेकर जब तक आप खुलकर बात नहीं करेंगे अपने डॉक्टर से, तब तक आपको निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपके शरीर में धीरे धीरे घर करती जाएंगी और अंततः आपको फिर जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तब डॉक्टर के पास सर्जरी ऑप्शन होता है आपकी स्थिति को देखते हुए। तो अभी फिर से हम जब कार्यक्रम के अंत में है तो यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, चाहे वो हम अगर एनोरेक्टल प्रॉब्लम की बात कर रहे हो या किसी भी परेशानी से, आपको खुलकर डिस्कस करना होगा, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, या आप बच्चों में भी अगर इस तरह की समस्याएं देख रहे हैं, बेटियों में, बेटों में, तो आप जरूर इसको लेकर अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे जरूर डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शिखा वर्मा हमारे साथ आज जुड़ी हुई थी, जिन्होंने आज एनोरेक्टल प्रॉब्लम को लेकर यानी गुदा से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर बहुत अच्छी जानकारियां दी। उम्मीद करते हैं कि आप भले ही आपने अगर पूछा ना हो, क्योंकि कई बार हम समझ सकते हैं कि इन चीजों को लेकर आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को आपने सुना होगा। तो आप अगर किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको शुरुआती लक्षण भी समझ में आ रहे हैं, तो आप जरूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर भोपाल में डॉक्टर शिखा वर्मा रहती हैं, उनका हॉस्पिटल है, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में उन दर्शकों का जुड़ने के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार। थैंक यू।